अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी। आज 10 मुहर्रमुल हराम है और देश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकाला जा रहा है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को याद किया जा रहा है और इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जिन वाक़यात को पेश नहीं आना चाहिए था और वहाँ पर गलती हमारी कम्युनिटी की है, हमारे नौजवानों की है। कुछ जगहों पर प्रशासन ने भी ज़्यादती की है, जुलूस निकालने से मना कर दिया है। अब सबसे पहला वाक़या देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आया है, जहां मुहर्रम का जुलूस निकालने वालों ने क्रेन का इस्तेमाल किया, एक कार का इस्तेमाल किया, धमाका किया, नोटों की बरसात की गई और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो जाती है। फिर एफआईआर होती है और प्रशासन ने एक्शन ले लिया है, 3 को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मामला है मध्य प्रदेश का, जहां मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस के दौरान एक कार को क्रेन से ऊपर उठाया गया। उसके बाद उसमें पटाखा फोड़ा जाता है, धमाका का यहाँ पर यही मतलब है, और नोट रखा हुआ था कार के अंदर। अब कार में पटाखा फोड़ा जाता है, जैसे ही आवाज़ आती है कार उड़ जाती है और कार से नोटों की बरसात हो जाती है जुलूस पर। जैसे ही वाक़या पेश आया, पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। 4 के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होती है और 3 को पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया। उसमें से जो क्रेन का मालिक है वो भी शामिल है और मुहर्रम के जुलूस को वहाँ निकालने से रोक दिया गया। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है ख़वातीन जुलूस में मातम कर रही है, अलग अलग अंदाज से हरकत कर रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। मुहर्रम का जुलूस सिर्फ शिया मुसलमान नहीं निकालते हैं बल्कि इंडिया में सुन्नी मुसलमान भी निकालते हैं। यही हाल बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी है। हाँ, फ़र्क है, शिया अलग अंदाज से जुलूस निकालते हैं, सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा तबका मुहर्रम का जुलूस निकालता है, लेकिन उसका अंदाज़ और तरीक़ेकार अलग है। 10वीं मुहर्रमुल हराम को जो जुलूस निकाला जाता है वो दरअसल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासे रसूल थे और यज़ीद बिन माविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। हज़रत हुसैन ने यज़ीद की खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया था। कोफा वालों ने हज़रत हुसैन को बुलाया था और कहा था, आप तशरीफ़ लाएं, हम आपको खलीफा तस्लीम करेंगे, आपका साथ देंगे। और इसलिए नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक फ़ौज के साथ करबला की तरफ जाते हैं, कूफा जाते हैं। अलग बात है कि जिन कूफियों ने ख़त लिख कर उनको बुलाया था, वादा क्या था उनके साथ लड़ने का और यज़ीद के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लेने का, उन कूफियों ने गद्दारी की। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ नहीं दिया। पहले हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अक़ील को कत्ल कर दिया गया कूफा में और कूफियों ने बगावत की, गद्दारी की, साथ नहीं दिया। और जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचते हैं तो उनका भी कूफियों ने साथ नहीं दिया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जितने अफराद गए थे उनमें से भी काफ़ी कम रह गए थे। बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यज़ीद की फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग की और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि बातिल के सामने कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए, हर हाल में बातिल के ख़िलाफ़ मुकाबला करना चाहिए, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और उस वाक़े के बाद दुनिया भर में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद रखा गया, वाक़े करबला को याद रखा गया। वाक़े करबला ने करोड़ों लोगों को हौसला दिया, जोश दिलाया कि जुल्म के सामने कभी भी सर मत झुकाओ। मिला टाइम्स पर पिछले साल मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी कि वाक़े करबला की तारीख़ क्या है, यज़ीद का पूरा मामला क्या था, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों यज़ीद को अपना जानशीन मुंतखब कर दिया था, उसके बाद किबार सहाबा कराम की क्या राय थी, उनका क्या फ़ैसला था, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों यज़ीद के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का फ़ैसला किया। आप हमारी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले कमेंट में भी है। और अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ करबला बाय शम्स तबरेज़ क़ासमी तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मेरा एक तारीख़ का वाक़या है और इसलिए मैंने कहा कि मुहर्रम का जुलूस शिया भी निकालते हैं, सुन्नी भी निकालते हैं। दिलावर क्या कहना, अब्बास दिलावर क्या कहना।
ہے ذکر تیرا تیاروں میں اکبر کی جوانی سنیوں کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہے جتنی عقیدت شیعوں کو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سنی حضرات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق سے بھی، حضرت عثمان غنی سے بھی۔ اور ذی الحجہ اور محرم کا جو مہینہ ہے اس میں کئی اہم ترین رہنما کی عظیم لیڈروں کی شہادت ہوئی، جیسے ذی الحجہ کے آخری مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور دنیا کا سب سے مظلوم ترین شخص حضرت عثمان غنی کو مانا گیا، کیونکہ ان پر جو ظلم ہوا، ان پر جو اتیاچار ہوا اور جس طرح ان کو شہید کیا گیا، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح ذی الحجہ کے اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد میں حملہ ہوا، اور پھر یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات تھے جو ذی الحجہ کے اخیر میں اور محرم کے شروع میں رونما ہوئے، اور یہ تمام واقعات اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ محرم کے جلوس نکالنے کا ایک سلسلہ بھی برسوں سے ہندوستان میں جاری ہے، خاص طور پر مغلیہ حکومت نے اس کو رواج دیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جلوس نکلتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جلوس کے دوران کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو غیر شرعی ہوتا ہے، اسلام کے خلاف ہوتا ہے، جہاں تعزیہ کی پوجا کی جاتی ہے، اس سے منتیں مانگی جاتی ہے، اس پر ہمیشہ علماء کرام نے اعتراض کیا ہے، اس کو غلط قرار دیا ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اتر پردیش کے فیروز آباد کی، جہاں انوج چودھری تعزیہ کی پیمائش کر رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یو پی حکومت نے، سرکار نے ایک ضابطہ بنا رکھا ہے کہ 12 فٹ سے اونچا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ تو کاوڑیوں کی کوئی کاور 12 فٹ سے اونچی ہونی چاہیے، نہ تعزیہ ہونی چاہیے، اور باضابطہ اس نے انچی ٹیپ سے ناپا کہ یہ تعزیہ 12 فٹ سے اونچا تو نہیں ہے، اور بھی جگہوں پر سختیاں کی گئی ہے، اور محرم کا جلوس نکل رہا ہے۔ کئی جگہوں سے اور بھی خبریں سامنے آئی ہیں جہاں حالات خراب ہو گئے، پولیس نے جلوس کو نکلنے سے روک دیا۔ کشمیر میں محرم کا جلوس پورے اہتمام کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی، کشمیر کے راجدھانی سری نگر میں جو ڈل لیک ہے باضابطہ، اس میں محرم الحرام کا جلوس نکالا گیا۔ خود سری نگر میں جگہ جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ریلیاں نکالی گئی، واقعہ کربلا کو یاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے رہنماؤں کی تصویر لگائی گئی ہے، فلسطین کے رہنماؤں کی تصویر لگائی گئی۔ سری نگر میں نے دیکھا کہ ایران کے انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگی ہے، سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تصویر لگی ہے، موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی تصویر لگائی گئی ہے۔ اسی طرح حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل تھے، جن کو پچھلے سال شہید کر دیا گیا، ان کی تصویر لگی ہے۔ کئی جگہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، دوسرے رہنماؤں کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ محرم الحرام کا جو جلوس ہے، دراصل ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ ہمیں ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، باطل طاقتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا ہے، بلکہ حق کی خاطر لڑنا ہے۔ ریزسٹنس کا ایک میسج دیا جاتا ہے، اور اس لیے جلوس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ دوسرے واقعات بھی پیش آئے جس کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے ایک واقعہ پیش آیا ہے غازی آباد کے انکر وہار سے۔ غازی آباد میں لونی ایک جگہ ہے، وہاں انکر وہار ہے۔ اب 20 سال کے آفتاب نام کے ایک نوجوان کا قتل ہو جاتا ہے۔ فیملی نے انکر وہار پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ کیوں آفتاب کا قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا، اس کو گرفتار کرو، ایکشن لو، اور پولیس نے ٹال مٹول کر دیا، پولیس ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ اس کے بعد فیملی کے لوگوں نے پولیس اسٹیشن جا کر پولیس سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں انصاف دو، قاتل کو گرفتار کرو، ایکشن لو۔ تو پولیس اہلکاروں نے، خاص طور پر ایک سب انسپکٹر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس نے مقتول کی فیملی کو ہی گالی دینا شروع کر دیا، اور ایسی ایسی بھدی گالیاں دی ہے جس کو میں یہاں پر بول نہیں سکتا۔
अब आपने सुना इस वीडियो को, क्या पुलिस एहलकार की ये जिम्मेदारी है कि वो गालियां दे, मजलूम को इंसाफ दिलाने की कोशिश ना करे, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कातिल को गिरफ्तार करना, एफआईआर के मुताबिक फ़ौरन एक्शन लेना। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ट्रेन की, और कई मरतबा मैंने बताया कि हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका तैयार हो गया है जिसको इस्लामोफोबिया है। उन्हें अपना धर्म याद नहीं रहता, अपना मज़हब याद नहीं रहता, लेकिन अगर कोई मुसलमान उनको दिख जाता है, कोई दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान नज़र आ जाता है, कोई नमाज़ पढ़ता हुआ उनको दिख जाता है, तो फिर इनको अपना धर्म याद आ जाता है, अपने धर्म पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अब ट्रेन की एक वीडियो वायरल हो रही है, एक मुसलमान ट्रेन कोच में नज़र आ रहे हैं, उनके सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी, अपनी शक्ल से वज़ाक़ता से मुकम्मल तौर पर मुसलमान लग रहे हैं। तो वहाँ मौजूद हिंदू महिलाओं ने भजन गाना शुरू कर दिया, उनको अपना धर्म याद आ गया। अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि मुसलमान अगर ट्रेन में नमाज अदा कर ले, कुरान की तिलावत कर ले, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। ये लोग भजन गा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, ट्रेन में, आखिर इनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं? हिंदुस्तान में अब नई सियासत शुरू हो गई है। बांग्लादेश के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दिया जाता है, उनको बांग्लादेश भेजा भी जाता है। पिछले कई सारी रिपोर्ट में मैंने बताया कि आसाम, बंगाल या मेघालय के कई लोगों को बांग्लादेशी करार दे दिया गया, उनको बांग्लादेश भेज दिया गया, और बांग्लादेश की पुलिस ने उनको लेने से इनकार कर दिया कि इंडियन शहरी है, बांग्लादेश नहीं है। पिछले 2 सालों से हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के शहरियों को टूरिस्ट वीज़ा देने से इनकार कर रखा था, और देश भर में बांग्लादेश के नाम पर सियासत हो रही थी कि ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं। बाज़ाब्ता कई सूबों में डिटेंशन सेंटर भी बनाया जाने लगा। वेस्ट बंगाल में तो 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, और ज़्यादा पर यही इल्ज़ाम लगाया गया कि ये ओरिजिनल इंडियन शहरी नहीं है, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनी है, बीएनपी की हुकूमत है, भारत की सरकार बांग्लादेश की सरकार से अपने रिश्ते और ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहती है, और बाज़ाब्ता भारत सरकार ने बांग्लादेशियों को टूरिस्ट वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में भारत के जो हाई कमिश्नर हैं दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने बाज़ाब्ता एम्बेसी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, और वहाँ दिनेश त्रिवेदी ने ये ऐलान किया कि भारत सरकार ने फ़ैसला किया है 28 जून से बांग्लादेशियों को टूरिस्ट वीज़ा देने का। बांग्लादेश में रहने वाले बड़ी तादाद में इंडिया आते हैं इलाज के लिए, बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। बांग्लादेश और इंडिया की सरहदें मिली हुई है, बल्कि दोनों तरफ से इंडिया है और बीच में बांग्लादेश है। इस तरफ सरहद देखेंगे। अब बांग्लादेश की ज़रूरत से जुड़ा हुआ इंडिया है, और इंडिया का भी मफाद बांग्लादेश से है। ऐसे में शेख हसीना की सरकार या उनकी पार्टी की सरकार ना बनने के बावजूद भी, शेख हसीना पर शदीद पाबंदी बांग्लादेश में होने के बावजूद भी, बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत से भारत सरकार ने अपने रिश्ते को बेहतर बना लिया, और अब बांग्लादेशियों को बाज़ाब्ता वीज़ा देने का और टूरिस्ट वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। और ये दोहरा रवैया है। एक तरफ देश के जो ओरिजिनल मुसलमान हैं उनको बांग्लादेशी कहा जाता है, घुसपैठिए कहा जाता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से सरकार अपने रिश्ते को बेहतर बना रही है। मीडिया में इस पर भी बहस हो रही है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले इंटरनेशनल विज़िट के लिए भारत को चूज़ क्यों नहीं किया, और क्या ये भारत की नाकामी है? बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने अपने गैर मुल्की दौरे का आगाज़ मलेशिया से करने का फ़ैसला किया है। वो मलेशिया जा रहे हैं, उनके दौरे की तैयारी हो चुकी है, उसके बाद वो चीन जाएंगे। भारत वो कब आएंगे, उनके दौरा अभी तक शेड्यूल नहीं है, और इस पर भी एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले की तारीख़ ये रही है कि जब भी कोई बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनता तो वो पहले भारत आता, भारत के वज़ीर-ए-आज़म भी बांग्लादेश जाते रहे हैं। अब क्या तारिक रहमान की सरकार के साथ भारत सरकार के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे? क्या बीएनपी हुकूमत का रुझान और झुकाव इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हमेशा ये हिस्सा रहा है कि बांग्लादेश का रिश्ता इंडिया से अच्छा रहे, ताल्लुकात गहरे रहे, और पाकिस्तान से बांग्लादेश का रिश्ता अच्छा ना रहे, ताल्लुकात ख़राब रहे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हमेशा हिस्सा रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश की नई हुकूमत में बांग्लादेश का पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़राब और इंडिया से रिश्ता अच्छा है? क्या ये पॉलिसी देखने को मिल रही है? इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं
कोई मीडिया हाउस आगे बढ़े, आपकी आवाज़ को उठाए, तो आप मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। याद रखिए, मिल्लत टाइम्स का सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट है, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, 3 ज़ुबानों में मिल्लत टाइम्स ऑपरेट किया जाता है। 3 अलग अलग डेस्क बना हुआ है, यूट्यूब का काम है, सोशल मीडिया पर मिल्लत टाइम्स की टीम एक्टिव रहती है। हम ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्री हमारी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। हमने पॉडकास्ट का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तो ये पूरा निज़ाम और सिस्टम चलाने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ पर एक QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जैसे ही आप गूगल क्रोम से इस QR कोड को स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट का ये पेज खुलेगा जहाँ हमारा मेंबरशिप का प्लान मौजूद है। कोई भी एक प्लान आप ले सकते हैं, बिल्कुल इजी है। और इस तरह की अपील सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, बल्कि न्यूज़ लॉन्ड्री हो, द वायर हो, द क्विंट हो, या जितने अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज हैं जिनको सरकार से कोई फंड नहीं मिलता, वो मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन के सहारे ही चल रहे हैं। तो आप भी मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। किसी तरह की कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश आए तो आप हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।